वो हिंदी के शब्दों का जिस प्रकार से चुनाव करते थे वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे कि मुझे अभी भी याद है कि और उन्होंने क्रांति के बीज बोए, ये दिमाग में इमेजेस क्रिएट करना, शब्दों के माध्यम से क्रांति के बीज बोना, ये मुझे लगा कि कुछ शब्दों के माध्यम से इमेज क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। तो मैं सहज ही उस भाषा की ओर आकर्षित हुआ। पर बाद में मुझे समझ में आने लगा कि जो मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं जो निबंध लिख रहा हूँ, वो मुझसे जो बड़ी कक्षाएं वहाँ मेरे शिक्षक, मेरे टीचर सुना रहे हैं। ये समझ में आया कि मैं लिख भी रहा हूँ। और मुझे याद है पहला विषय जिस पर मैं पुरस्कृत हुआ था वो विषय था एक दिन बिना शिक्षक। 8वीं या 9वीं क्लास होगी और मेरे मन में एक सवाल है, एक दिन बिना शिक्षक, ये जो प्रश्न है, ये जो निबंध है, या तो इसका विषय गलत है या इसमें और डिटेलिंग की जरूरत थी जो लोगों ने नहीं किया। इसलिए कि एक दिन में 8 पीरियड, 8 कालांश शिक्षकों में, तो क्या ऐसा संभव है कि एक दिन में 8 पीरियड में कोई शिक्षक नहीं आए? तो मैंने जो निबंध लिखा, एक दिन बिना शिक्षक क्या हो सकता है 8 पीरियड, और उसके बाद में मैंने नीचे नोट लिखी कि मुझे ये बात लिखने के बाद में नहीं समझ में आ रही है कि क्या कभी जीवन में ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि जहां 8 पीरियड में कोई शिक्षक ना आए। और उसके बाद चित्र, मेरे संस्कृत के, चूंकि मैं संस्कृत के परिवार से था, मेरे पिताजी संस्कृत के प्राध्यापक थे, मेरे संस्कृत के टीचर ने जब पहली बार परीक्षा ली और पेपर वापस लौटाया तो उन्होंने कहा कि ये लड़का संस्कृत जानता है, कौन है, खड़ा हो जाए। मैं खड़ा हो गया, क्या करते हो भाई? तो मैंने कहा मेरे पिताजी पढ़ाते हैं। वो जैसे ही उन्होंने मेरे पिताजी का नाम सुना, उनका मस्तक श्रद्धा से छू दिया, कह रहे तुम तो गुरु जी को बेटा। तो मैंने कहा था चंद्रगुप्त नाटक जो प्रसाद जी का लिखा हुआ है, मेरे भाई के पाठ्यक्रम में था। और जैसे हम सब जानते हैं प्रसाद जी की भाषा बहुत ही सुंदर, और उस नाटक ने मुझे इस तरह से आकर्षित किया कि लगभग 20, 22, 25 वर्ष बाद वापस मैंने उस नाटक को चाणक्य लिखते समय पढ़ा। सिर्फ वही नहीं, जो मुझे दूसरा फायदा हुआ मेरे पिताजी के संस्कृत के प्राध्यापक होने का, कि वे बहुत सारी पुस्तकें जो हमने पूरे जीवन काल में नहीं देखते, और जैसे आप में से कईयों ने बृहदारण्यक उपनिषद नहीं देखा होगा, मैंने देखा। आप में से कईयों ने कठोपनिषद नहीं देखा होगा, मैंने देख लिया। लघु सिद्धांत कौमुदी, ये पुस्तक कईयों ने नहीं देखी होगी, मैंने देखी, इसलिए कि वो मेरे घर में पड़ी रहती थी। मेरे पिताजी की वो पुस्तकें थी और कभी कभी मैं उनके पन्नों को पलटता था, कई बार अनुवाद के साथ। इसलिए मुझे याद है कि कठोपनिषद, यम और नचिकेता का संवाद जो मैंने उम्र के 16-17 साल, उससे भी पहले पढ़ा होगा, उम्र के 50 साल बाद अब जाकर उसका इस्तेमाल किया। उपनिषद गंगा जो अभी एक सीरियल आ रहा है, जिस दिन मैं कठोपनिषद शूट कर रहा था, एक जैन मॉन्क वहाँ खड़े थे और मैंने कहा कि आज मैं चीखना चाहता हूँ खुशी से, इसलिए कि 50 वर्ष पहले वो सामग्री में क्यों पढ़ रहा था, उसका उत्तर मुझे आज मिला है कि मुझे आज इस शब्दों से शुरू, वे शब्द जिसका अर्थ मुझे नहीं मालूम था। जैसे मैं प्रेम की फिल्में बहुत पसंद नहीं करता। अक्सर किसी एक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है यार कोई प्रेम कहानी लेके आओ ना, लव स्टोरी लेकर आओ। जिनके पैर कब्र में जा रहे हैं वो भी कहते हैं कि प्रेम कहानी लेकर आओ। मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि मैं कुछ कहने वाली स्थिति में नहीं, पर मैं तुरंत चुप हो जाता हूँ। इसलिए हो जाता हूँ, मैंने उसी 17-18 साल की उम्र में बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद पढ़ लिया था कि यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता, यहाँ व्यक्ति स्वयं से प्रेम, पूरा संसार स्वयं के लिए। इसलिए मेरी प्रेम की वो कल्पनाएं जो आम आदमी की है या हमारे फिल्मकारों की है, मेरी प्रेम की कल्पना वो नहीं। आज यदि मैं किसी को कहूँगा तो आपको हैरानी होगी कि स्कूल बंक करके मैं अपनी 5वीं क्लास में मोहम्मद शब्बीर नाम के लड़के के साथ उसकी बकरी का चारा ढूंढने के लिए अंधेरी मार्केट में चक्कर लगाया। और मेरा वास्ता उन मार्केटों से, उन लोगों से, उन चरित्रों से तब पड़ा, इसलिए कहीं न कहीं मेरे फिल्मों में, सिनेमा में
वो चाहे चाणक्य भी क्यों ना हो, मैं पण्य हट एक बाजार जरूर ढूंढ रहा होता हूँ जो मेरे इमेजेस में। डॉक्टर साहब, जैसा कि इन लोगों का मतलब सारी एक जो तैयारी है कि एक फिल्म मेकर बनने के लिए हमको किन चीज़ों की जानकारी लेनी पड़ेगी और कैसे करना पड़ेगा। हम जानते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ कि चाणक्य बनने के लगभग 12 साल के बाद आप कोई फिल्म लेकर आते। ये 12 साल आपने किस तैयारी में होता है और किस तरीके ये क्या करना पड़ता है। और जो दूसरा सवाल उठा था कि बाजार में अपनी सोच के साथ टिके रहना और अपना काम कर पाना, क्योंकि बाजार में एक दबाव सिर्फ आपके ये दबाव नहीं है कि आप क्या काम करते हैं, आपके ये भी दबाव है कि आप सामाजिक व्यक्ति हैं, आपका एक परिवार है, उसको भी चलाना है। तो वो सारी चीज़ें कैसे संतुलन उसमें बनाना है, इन दोनों चीज़ों में कैसे, क्योंकि नया फिल्म मेकर जो भी आता है वो बाजार के दबाव में, जैसे मैंने संजय से भी एक बार बहस की थी कि वो कहते हैं फिलहाल हम कर रहे हैं, ये प्रेशर में कर रहे हैं, अभी घर चलाना जरूरी है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि फिर वो जिंदगी में घर ही चलाते हैं, फिर अपना काम नहीं कर पाते। तो ये क्या चीज़ें जैसे अपने इरादे से न बदलें। जिद 7 अप्रैल 1986, कई लोग शायद पैदा नहीं हुए। 7 अप्रैल 1986 दूरदर्शन को मैंने चाणक्य का प्रस्ताव दिया कि मैं चाणक्य बनना चाहता हूँ। आपका उसमें सवाल है कि चाणक्य ही क्यों बनाना चाहता। मैं नाटक लिखता था, सफल नाटक का इप्टा के मंच से हम लोगों की शुरुआत है। जिन लोगों को आप जानते हैं जिन्होंने वहाँ से शुरुआत की थी, में से कुछ लोगों को आप जानते हैं। आशुतोष गोवारिकर हम लोग समकक्ष, जॉन मैथ्यू मथान हमारे सीनियर हैं, परेश रावल सीनियर हैं। परंतु मित्रों, देखने से शुरुआत हुई। मैं हमेशा कहता था कि मैं देखता बहुत अच्छा, मैं किसी भी नाटक को कितना भी खराब क्यों ना हो देख सकता। जब ये मुझे तय करना था कि मुझे क्या बनाना है, उन दिनों हम लोग चल रहा था टेलीविजन पर सिनेमा। मैं पहले मनोज कुमार के सिनेमा से प्रभावित था, बाद में श्याम बेनेगल है। सिनेमा में सीधे नहीं जा सकते, इसलिए एक माध्यम टेलीविजन हो सकता है, और टेलीविजन पर जाना है तो मुझे क्या करना है। तो मैंने एक दिन विचार किया कि मैं एक ऐसी सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ जो आपके अनुभव का हिस्सा नहीं, नॉट द पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं, हम आज की फिल्में देखते हैं, वे हमारे कॉन्शियसनेस का, हमारी चेतना का हिस्सा है। जैसे कि आप कोई आज की फिल्म देखते हैं, हॉस्पिटल देखते हैं, गलियां देखते हैं, मुंबई देखते हैं, अमेरिका देखते हैं, इंग्लैंड देखते हैं, आपने कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई विजुअल रेफरेंस देखा होता है। आप शहर देखकर बता सकते हैं कि मैनहट्टन, आप कुछ इमारतें देख के बता सकते हैं ये लंदन। मेरे सामने सवाल ये था कि क्या किसी ने भी ईसा के 400 वर्ष पहले का पाटलिपुत्र देखा है? उत्तर दिए नहीं। मेरे समय में 1986 में, उस समय किसी ने ईसा के 400 वर्ष पहले का पाटलिपुत्र नहीं देखा। मेरे मन में कल्पना है कि क्या मैं ईसा के 400 वर्ष पहले का पाटलिपुत्र जीवित कर सकता हूं, जिस पर लोग विश्वास करें कि हाँ पाटलिपुत्र होगा तो ऐसे ही होगा। क्या मैं एक ऐसी कहानी रचना कर सकता हूं जो कालातीत हो, जो कभी भी किसी भी समय न बदले। मैंने एक ऐसे विषय को चुना जो किसी भी काल में कहीं भी कहा जाए तो वो लोगों को इंस्पायर करेगा। एक व्यक्ति जिसका नाम चाणक्य, जिसके पास कोई हथियार नहीं, कोई साधन नहीं, सिर्फ एक संकल्प, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय कि मुझे एक देश को बनाना। तो एक अद्भुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस जब दोनों साथ में आते हैं तो कैसे इतिहास बनता है। मुझे लगा कि ये कहानी देश को सुनाने लायक है। तो मेरी इस धारा के प्रति निष्ठा मुझे बाध्य करती है कि जो जो इस धारा के हित में बाधक हो, कंटक हो, उनके साथ मैं कठोरता पूर्वक व्यवहार करूं और आवश्यकता पड़ने पर उनका विनाश भी। आचार्य विष्णुगुप्त, आप अपनी जननी के साथ द्रोह कर रहे हैं। पाटलिपुत्र मेरी मातृभूमि नहीं है, और नहीं है वह तक्षशिला, नहीं है वह मगध, और नहीं है वह गांधार। हिमालय से माँ के गर्भ के साथ साथ एक संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है, और जिस संस्कृति के गर्भ से मैंने जन्म लिया है उसका नाम है भारतीय। जिस धरा पर मैंने जन्म लिया है उसका नाम है भारतवर्ष।